हेलो, वेलकम टू यूनिक एग्री क्लासेस। यूनिक एग्री क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी जेट की, आईसीआर की या जो स्कूल जो है बोर्ड के एग्जाम को आप लगातार उसकी क्या कर रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो आपकी जो जेट का है, जो कल अपन लेके आए थे ओल्ड पेपर सॉल्यूशन 2002 और आज लेकर आए हैं अपन जेट ओल्ड पेपर जो सॉल्यूशन 2003 का। अपन 2000 से स्टार्ट कर रहे हैं कि जो ओल्ड पेपर है उनमें एग्रीकल्चर के क्वेश्चन किस तरह के आए हुए हैं और साथ में उनकी थोड़ी थोड़ी मैं व्याख्या भी करता रहूं। तो चलो चलते हैं, क्लास को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन ये आया हुआ है 2003 में कि वर्ष 2001 और 2 में भारत में जो खाद्यान्न है, खाद्यान्न उत्पादन की कितनी प्रतिशत संभावना थी? तो इस ऑप्शन के अनुसार देखें तो उस समय थी 215 मिलियन टन, परंतु वर्तमान में कितनी है वो जरूरी अपने तो कि 2024-25 में भारत में जो खाद्यान्न उत्पादन है उसकी संभावना कितनी है? तो वो है 336.2 मिलियन टन। कितनी है? 336.2 मिलियन टन है वर्तमान में। ये आपको ध्यान में रखनी है, परंतु इस ऑप्शन के अनुसार कौन सी? ये वाली सही थी। तो अपने लिए काम की चीज तो यही है कि वर्ष 2024-25 में खाद्यान्न उत्पादन की संभावना कितनी है? तो वो है 336.2 मिलियन टन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन है ये 2002 में भी आया हुआ है और 2003 में भी आया हुआ है। ठीक है, यानी मेरिनो कहां की नस्ल है? परंतु 2002 वाले में पूछा था निम्न में से सबसे अच्छी ऊन किसकी है या कौन सी भेड़ की है, परंतु यहां पूछा है मेरिनो कहां की नस्ल है। तो ध्यान रखना, मेरिनो जो है वो कहां की है? ऑस्ट्रेलिया की। कहां की है? ऑस्ट्रेलिया। बाकी अपन देखें 12वीं की किताब में पढ़े तो स्पेन। कहां इसका उत्पत्ति स्थान? स्पेन है, परंतु ऑप्शन के हिसाब से देखें तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑस्ट्रिया। और क्या है मेरिनो? सबसे अच्छी किस्म की ऊन प्राप्त, सबसे अच्छी किस्म की क्या प्राप्त होती है? ऊन प्राप्त होती है। चलो और भी 2-4 बातें और कर ले। ये तो है पूरे विश्व की मेरिनो। अगर पूछे कि भारत व राजस्थान की मेरिनो, भारत व राजस्थान की मेरिनो नस्ल कौन सी है? तो भारत व राजस्थान की जो मेरिनो आती है वो अपनी आती है चोकला। कौन सी आती है? चोकला, जिसका नाम है शेखावाटी, जिसका नाम है छापर। ठीक है, ये अपने राजस्थान की या भारत की मेरिनो के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि गाय के दूध में वसा की जो औसतन जो मात्रा है वो कितनी होती है? ठीक है, औसतन मात्रा ऑप्शन में है 3.5, 4.5, 7.5 और 5.1। तो अगर इसका राइट आंसर देखें तो 4.5, परंतु पूछे न्यूनतम वसा कितनी होनी चाहिए तो वो होती है 3.5। ध्यान में रखना वसा के बारे में। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आया हुआ है कि थारपारकर एक नस्ल है। क्या है? नस्ल। तो वो नस्ल कौन से पशु की है? थारपारकर नस्ल जो है वो कौन से पशु की है? तो ऑप्शन है गाय, भैंस, भेड़, ऊंट। तो अगर देखें थारपारकर के बारे में ये ध्यान रखना, ये पाकिस्तान के जो मोंटगोमरी वाला जो क्षेत्र है या जो पाकिस्तान का जो थारपारकर क्षेत्र है उसका ये क्या माना जाता है? उत्पत्ति। तो इसका उत्पत्ति जो है, उत्पत्ति ये है पाकिस्तान का जो थारपारकर क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र है? सिंध या थारपारकर क्षेत्र माना जाता है। दूसरी बात, ये राजस्थान में ज्यादा कहां पाई जाती है? तो ये राजस्थान में जो है पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक, पश्चिमी राजस्थान में ये क्या होती है? सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, ये अच्छे से ध्यान में रखना। इसका प्रजनन केंद्र कहां है? चांदना। प्रजनन केंद्र कहां है इसका? चांदना में है, जैसलमेर में। अच्छे से ध्यान रखना। तो इसका मतलब आप समझ भी गए होंगे ये किसकी है? गाय की नस्ल है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? गाय आएगा। आगे अपन देखें अगला क्वेश्चन नंबर 5। ये कह रहा है कि केले में प्रवर्धन की सबसे प्रचलित विधि कौन सी है? यानी केले में जो प्रवर्धन या जो प्रोपोगेशन होता है वो किसके द्वारा होता है?
तो ऑप्शन है बीज के द्वारा, गुट्टी के द्वारा, क्लेकाइन के द्वारा और शॉर्ट सक्रेस के द्वारा। तो अपन बोलेंगे देखो केले में क्या होता है, ये केले का जो पौधा होता है इसके पास में ही अंतःभूस्थारी के रूप में अनेक पौधे बन जाते हैं, उन्हीं को बोलते हैं सक्रेस। और सक्रेस दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्वार्ट सक्रेस, एक होता है वाटर सक्रेस। स्वार्ट सक्रेस में क्या होती है कि पत्तियां का आकार चौड़ा होता है और वाटर सक्रेस में पत्तियों का आकार क्या होता है, छोटा। तो ऑप्शन सही ऑप्शन कौन सा आएगा, शॉर्ट सक्रेस के, ठीक है, जिसमें पत्तियों का आकार क्या हो, बड़ा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, ये कह रहा है बहुगुणिता किसमें पाई जाती है। अगर इस ऑप्शन में देखें, ठीक है, तो जो 2003 में जो सही माना था वो माना था नींबू को। बहुगुणिता किसमें पाई जाती है, नींबू को। परंतु आम की भी अपन कुछ देखते हैं जिनका मूलवरंत अपन काम में लेते हैं। क्या लेते हैं, मूलवरंत। मूलवरंत वाली जो वेराइटी है, ओल्यूर है, चंद्रकरण है, उनकी भी वेराइटी होती है, आम की वो वेराइटी, उनमें क्या पाई जाती है, बहुभ्रूणता। परंतु यहां सीधा पौधे के बारे में पूछा तो पौधा बहुभ्रूणता में कौन सा आएगा, नींबू, राइट आंसर। अगर मूलवरंत पूछता तो वो अपना कौन सा था, आम आता, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जो पेनिंग जो क्रिया होती है या पेनिंग किस्म होती है, ठीक है, यहां पेनिंग या पेगिंग भी लिखा जाता है कई बार, क्या आ जाता है, पेगिंग। पेगिंग क्या होता है पहले तो, और पेगिंग किस्म होती है। ऑप्शन अपने पास में मूंगफली, हल्दी, आलू और प्याज, ठीक है। तो पेगिंग जो होती है वो होती है मूंगफली में। एक तो पेगिंग, एक होती है पोगिंग। एक क्या होती है, पोगिंग। तो पेगिंग और पोगिंग में क्या फर्क है, देखो इधर, ये मूंगफली का जो पौधा होता है, ठीक है, ये पौधा होता है, इस पौधे में जब फूल आ जाते हैं, जब क्या आ जाते हैं, फूल आ जाते हैं, तो फूल आने के बाद में यहां पर क्या होता है कि इन फूलों से एक सुई जैसी संरचना निकलती है। सुई जैसी क्या निकलती है, संरचना, जो कहां जाती है, भूमि की सतह पर नीचे की तरफ जाती है। और ये जाकर यहां पर किसका, नट का या मूंगफली की में जो फली होती है उसका क्या करती है, निर्माण। कभी भी ध्यान रखना, मूंगफली के कभी जड़ों के मूंगफली नहीं लगती है, ऊपर से क्या होगी कि सुई जैसी संरचना नीचे की तरफ जाएगी, और जो सुई जैसी संरचना नीचे की तरफ जाकर वहां पर क्या, किसका, नट का निर्माण यानी मूंगफली का निर्माण करेगी। तो ध्यान रखना, ये सुई जैसी जो संरचना है ये जब निकलती है उसी क्रिया को क्या बोलते हैं, पेगिंग। क्या बोलते हैं, पेगिंग। अब आता है पोगिंग। क्या होता है, पोगिंग ये होता है, कई बार मूंगफली जो होती है अंदर से उसमें बीज नहीं आता है, एक या दो बीज नहीं आता है, अंदर से खोखली रह जाती है, दाना कमजोर हो जाता है, तो वह क्रिया हमेशा क्या कहलाएगी, पोगिंग कहलाएगी। क्या कहलाएगी, पोगिंग। तो पेगिंग यानी सुई बनना, पोगिंग यानी अंदर से जो फली है वो खोखली होना, ठीक है, दोनों। तो ये क्रिया किसमें होगी, मूंगफली में। इसका राइट आंसर क्या आएगा, मूंगफली आएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है। तो सोयाबीन में अपन बात करें तो प्रोटीन की मात्रा जो होती है 40 से लेकर 45% तक मानी जाती है। कितनी तक मानी जाती है, 40 से 45। तो ऑप्शन के हिसाब से देखें तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, 40। चलो ये तो प्रोटीन की मात्रा। अगर पूछ लेता कि इसमें जो है तेल की मात्रा कितनी होती है, सोयाबीन में तेल कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो तेल कितना पाया जाएगा, 20% पाया जाता है, ठीक है। सबसे ज्यादा अगर दलहनी फसलों की बात करें तो प्रोटीन की मात्रा सोयाबीन में पाई जाती है, ठीक है। किसमें पाई जाती है, सोयाबीन में। इतनी तो मांस में, अंडे में, उनमें भी नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि 2,4-D निम्न में से किसमें काम आता है। कौन सा पूछा है, 2,4-D। पहली बात आपको 2,4-D का नाम ही पता होना चाहिए पूरा क्या है। तो इसका पूरा नाम है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सिक एसिड। 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सिक एसिड होता है, ठीक है। अब कह रहा है 2,4-D। 2,4-D जो रसायन होता है दो तरह कार्य करता है। एक तो हार्मोन की तरह कार्य करता है, किसकी तरह, हार्मोन। एक करता है खरपतवार की तरह, एक किसकी तरह करता है, खरपतवार की तरह। अगर इसकी मात्रा अपन क्या करेंगे, ये समझो, इसकी मात्रा 20 ppm से कम लेंगे, 20 ppm से क्या लेंगे, कम, तब तो ये हार्मोन की तरह कार्य करेगा। अगर इसकी मात्रा अपन क्या करेंगे, 20 ppm से ज्यादा लेंगे या अधिक लेंगे, ज्यादा लेंगे या अधिक लेंगे, तो वो किसकी तरह कार्य करेगा, खरपतवार नाशी की तरह कार्य करेगा, ठीक है। तो ये कह रहा है 2,4-D निम्न में से किसके काम आता है। तो देखो इधर, खरपतवारों को नष्ट करने में, कीटों को नष्ट करने में, व्याधियों यानी रोगों को नष्ट करने में, बीजोपचार करने में। तो भाई साहब इसमें भी नहीं आएगा, व्याधि में भी नहीं आएगा, कीट में भी नहीं आएगा। अपन ने पढ़ा किसके लिए, खरपतवार। तो राइट आंसर क्या आएगा, खरपतवार नष्ट करने में क्या होगा, सहायक होगा।
अगला क्वेश्चन आया हुआ है कि बथुआ कौन सा खरपतवार है। बथुआ, पहली बात तो ये होना चाहिए बथुआ जो खरपतवार लगता किसमें है, ठीक है। या बथुआ का साइंटिफिक नाम या सॉरी बोटनी का नाम क्या होता है, तो इसका बोटनी का नाम ध्यान रखना चिनोपोडियम एल्बम। क्या होता है? चिनोपोडियम एल्बम। कई बार कुल भी पूछ लेता है, इसका कुल कौन सा है, तो चिनोपोडियेसी। कौन सा कुल होता है इसका? चिनोपोडियेसी। कौन सा कुल होगा? चिनोपोडियेसी। क्या होता है इसका? कुल होता है, ठीक है। उसके बाद में यहां पे बात करा है कौन सा एक वर्षीय है, द्विवर्षीय है, बहुवर्षीय है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखना बथुआ देखें तो एक वर्षीय खरपतवार होता है, और एक वर्षीय भी दो प्रकार का होता है, आपको पता हो तो। एक तो होता है कैसा? रब्बी, और एक कैसा होगा? खरीफ। तो अपने को पता है ये किसके साथ में उगता है? गेहूं के साथ में उगता है, तो किसका खरपतवार मानेंगे? रब्बी का। एक वर्षीय में भी किसका होगा? रब्बी का खरपतवार है। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है यूरिया क्या है, ठीक है। यूरिया क्या है? देखो आप सबको पता है यूरिया कट्टा भर के ले गया, आजकल नैनो यूरिया भी आ गया। तो यूरिया एक प्रकार का उर्वरक है। क्या प्रकार का? एक उर्वरक है। तो ये कह रहा है कौन सा उर्वरक है? कार्बनिक खाद है, सांद्र खाद है, अकार्बनिक खाद है, स्थूल जीवांश खाद है। तो अपन बोलेंगे ये कैसा है? कार्बनिक खाद। कैसा होता है यूरिया? यूरिया जो होता है कैसा उर्वरक होता है? कार्बनिक होता है, ठीक है। अब चलो यूरिया नहीं आए और कोई आ जाता है, यूरिया के साथ में और कौन सा आता है? तो यूरिया के अलावा एक और आता है कैल्शियम साइनामाइड। कैल्शियम साइनामाइड ये भी क्या आता है? कार्बनिक खाद की श्रेणी में आता है। चलो यूरिया में और बात कर लेते हैं। यूरिया में पाया क्या जाता है? नाइट्रोजन। कितनी पाई जाती है? 46 रूप में। किस रूप में पाई जाती है? एमाइड के रूप में। किस रूप में? एमाइड के रूप में। परंतु पौधों को वो एमाइड किसके रूप में होती है? नाइट्रेट के रूप में। पौधों को किस रूप में प्राप्त होगी? नाइट्रेट के रूप में। यूरिया में तो नाइट्रोजन एमाइड के रूप में होगी, परंतु वही एमाइड के रूप में किस में कन्वर्ट हो जाती है? नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाती है, यानी इसका स्त्रीकरण हो जाता है और पौधों को नाइट्रेट के रूप में, या अपन बोल सकते हैं NO3- के रूप में पौधों को क्या होती है? प्राप्त होती है। एक और काम, यूरिया में नमी कितनी होती है? यूरिया में नमी होती है 1%। कितनी होती है? 1% होती है। और इसमें बायोयूरेट की मात्रा कितने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए? तो ध्यान रखना, अगर ये ठोस अवस्था में है, ठोस अवस्था है, तो ठोस अवस्था होगी तो जो वायु रेट की मात्रा ये तो होनी चाहिए 1.5 से कम ही होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 1.5 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। परंतु अगर ये तरल अवस्था में है, कौन सी अवस्था में है? तरल अवस्था में है, तो वायु रेट की मात्रा ध्यान रखना 0.5 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये यूरिया की थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है निम्न में से यौगिक उर्वरक है। देखो यौगिक उर्वरक है यानी दो उर्वरक एक साथ होते हैं, जिसमें दो उर्वरक एक साथ में पाए जाते हैं। देखो इसमें अमोनियम और फॉस्फेट, यानी नाइट्रोजन पाई जा रही है, साथ में क्या पाया जा रहा है? फास्फोरस। दो है इसमें, यौगिक हो गया। इसमें पोटेशियम और नाइट्रेट यानी के पाया जा रहा है, और क्या पाया जा रहा है? नाइट्रोजन पाया जा रहा है। इसमें डाई अमोनियम फॉस्फेट यानी नाइट्रोजन पाया जा रहा है और साथ में क्या पाया जाता है? फास्फोरस पाया जाता है। तो भाई साहब ये सारे के सारे क्या है? यौगिक उर्वरक, यानी जिसमें दो या दो से अधिक क्या पाए जाते हो? पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। ये क्या कहलाएगा? यौगिक उर्वरक कहलाएगा। अब यौगिक उर्वरक सारे के सारे, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? उपरोक्त सभी आएगा। इसका राइट आंसर क्या आएगा? उपयुक्त सभी आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो देखिए, ये कह रहा है कि आम्रपाली कौन से फल की किस्म है? आम्रपाली, ठीक है, बहुत बार नाम सुना होगा आपने, आम्रपाली। आम्रपाली तो आम्रपाली अनार, आम, अंगूर, अमरूद, तो किसकी है? आम की वेराइटी है आम्रपाली। ध्यान रखना, आम्रपाली के लिए R × P दूरी,
यानी पौधे से पौधे और पंक्ति से पंक्ति की दूरी ये कितनी 2.5 गुना 2.5 से क्या रखी जाती है, मीटर। सेमी नहीं आएगी, क्या आएगी, मीटर दूरी रखी जाती है। बोनी किस्म के रूप में इसको जाना जाता है। ये भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। और एक और वेरायटी आती है, वैसे आम की, वैसा पूछे आम की R/P दूरी कितनी होगी तो आप क्या बोलोगे, 10 गुना 10 मीटर। परंतु एक और वेरायटी आती है अपनी, कौन सी, दशहरी। दशहरी जो किस्म होती है उसकी जो R/P दूरी होगी वो कितनी होगी, 5 गुना 5 मीटर। तो ये भी आपको साथ में अच्छे से इनकी जानकारी होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है RMO 40 यानी 40 14 किसकी किस्म है। बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है RMO 40 RMO 40 RMO 40। तो ये किसकी होगी, मोट की। किसकी वेरायटी है, मोट की वेरायटी है। ठीक है, ध्यान रखना RMO जो 40 है ये कैसी है, सूखा सहनशील किस्म। दूसरी बात, कम अवधि में पकने वाली, कम अवधि में पकने वाली किस्म। ठीक है, ये दोनों अच्छे से ध्यान में रखना। अगली वेरायटी, अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है निम्न में से मुख्य पोषक तत्व कौन सा है, या मुख्य पोषक तत्व कौन सा है। तो मुख्य पोषक तत्व यानी अपन बात करें यहाँ मैक्रोन्यूट्रिएंट की, तो यहाँ कैल्शियम, पोटेशियम, जस्ता, गंधक। तो इसका आपको पता है क्या आ गया, तो ये किस श्रेणी में आएगा, मुख्य पोषक तत्व। अब मुख्य पोषक तत्व बोलते किसको है, अगर पौधे को जिनमें पौधे में जिनकी मात्रा 1000 ppm से क्या हो, अधिक का हो, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, मुख्य पोषक तत्व। आते कौन कौन से हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ये तीनों तो कहां से प्राप्त होते हैं पौधे को, वायुमंडल से। कहां से प्राप्त होंगे, वायुमंडल से प्राप्त होंगे। ठीक है, और जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम, सल्फर और कैल्शियम। ठीक है, ये ध्यान रखना भाई, इसमें 2 ऑप्शन आ गए, गंधक भी आ गया, सल्फर भी आया। ठीक है, तो ये सही नहीं माना जाएगा यहाँ पे, या तो ये आएगा ये है, क्योंकि जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम, सल्फर ये भी किसकी श्रेणी में आते हैं, मुख्य पोषक तत्वों की श्रेणी में आते हैं। और ये पौधे को कहां से प्राप्त होते हैं, मृदा से प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे गंधक नहीं आएगा, कोई और ऑप्शन आएगा, या इसमें 2 ऑप्शन क्या माने जाएंगे, सही माने जाएंगे। जैसा आया हुआ है वैसा का वैसा मैंने लिखे आया। अगला 17 नंबर का क्वेश्चन है निम्न में से दीर्घकालीन आवश्यक पोषक तत्व है। दीर्घकालीन यानी लंबे समय तक अगर पौधों को प्राप्त होने वाला जो पोषक तत्व है वो कौन सा है। तो आपको पता है सबसे ज्यादा किसकी रिक्वायरमेंट होती है, नाइट्रोजन की। ठीक है, तो नाइट्रोजन कौन सी श्रेणी में आता है, दीर्घकालीन यानी लंबे समय तक इसके पौधे की क्या होती है, आवश्यकता पड़ती है इसकी। ठीक है, फास्फोरस, इसे प्लांट की ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, की ऑफ लाइफ, किसकी, प्लांट की। पोटास, इसे ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाना जाता है, ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाना जाता है। कैल्शियम, ये हमेशा क्या करता है, अगर देखें तो पौधों में स्थिर पोषक तत्व होता है। इसकी कमी हमेशा कौन से, शीर्ष भाग पर दिखाई देती है, शीर्ष कलिकाओं पर इसकी कमी दिखाई देती है। अगला 18 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान यानी अपनी कौन सी, काजरी, राजस्थान में अपनी काजरी। ठीक है, काजरी कहाँ स्थित है, तो काजरी राजस्थान में यानी जयपुर में है, बीकानेर में है, जोधपुर में है, टोंक में है। तो ध्यान रखना काजरी कहाँ है, जोधपुर में है। स्थापना कब इसकी, 1959। स्थापना कब है, 1959 में है इसकी स्थापना। चलो फिर टोंक क्यों आया है, टोंक में क्या है ऐसा, तो केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्था। यहां पर क्या है, केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान है। ठीक है, जो कहां है, मालपुरा टोंक में, मालपुरा टोंक में। स्थापना 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। बीकानेर में क्या है वैसा, बीकानेर में स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। अगर पूछे
तो केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान है। क्या है? केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान क्या है? संस्थान है। ठीक है। और क्या है? ऊंट अनुसंधान संस्थान, ऊंट अनुसंधान संस्थान है। ठीक है, जोहड़बीड बीकानेर में। तो ये हो गया। जयपुर में क्या है? जयपुर में अपन बोलेंगे राजधानी है। ठीक है, इसके साथ में एक यूनिवर्सिटी और आती है जो SKNAU, श्री करण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आती है इसके अंदर। ठीक है, तो इनके बारे में व्याख्या होगी। अगला 18 नंबर का क्वेश्चन है कि राजस्थान में कुल कितने सस्य जलवायु खंड हैं? राजस्थान में कुल कितने सस्य जलवायु खंड हैं? पहली बात तो सस्य जलवायु खंड को विभाजन करने वाला कौन है? ICAR करता है। ठीक है, तो ICAR ने राजस्थान को कितने खंड जलवायु खंड में बांटा गया है? 10 में। कितने में बांटा गया है? 10। उनका नाम देखो क्या है? फर्स्ट A, फर्स्ट B, फर्स्ट C, सेकंड A, सेकंड B, थर्ड A और थर्ड B, फोर्थ A, फोर्थ B और फिफ्थ। आप देख लो 3, 2, 5 और 5, 10। इस तरह से इनको बांटा गया है पूरे राजस्थान में। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? 10 आएगा। ठीक है, अगला है भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की उपलब्धता। भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की उपलब्धता। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो कितना आएगा? 250 ग्राम। कितना आएगा? 250। उस समय 250 था, फिर बढ़कर कितना हुआ? 280 ग्राम हुआ। जो 2016-17 की किताब देखें एनसीईआरटी की, तो 280 ग्राम है। परंतु वर्तमान की बात करें, तो वर्तमान में अब बढ़कर ICMR के अनुसार, इसके अनुसार IC यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसके अनुसार वर्तमान में अब कितना हो गया है? 300 ग्राम प्रति व्यक्ति। 300 ग्राम प्रति व्यक्ति हो गया है। ये अच्छे से ध्यान में रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना बस। जबकि ऑप्शन के अनुसार कौन सा आएगा? 250। अपने को ऑप्शन नहीं देखना है, इस क्वेश्चन के अनुसार अपने को ये बात काम की है, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आया, पशु में एंथ्रेक्स रोग किसके द्वारा फैलता है? पशु में जो एंथ्रेक्स जो रोग होता है वो किसके द्वारा फैलता है? तो जो एंथ्रेक्स रोग है, पहली बात तो ये वायरस के द्वारा फैलेगा कि बैक्टीरिया के द्वारा फैलेगा, पोषक तत्व की कमी के द्वारा फैलेगा या फफूंद के द्वारा? तो ये किसके द्वारा? बैक्टीरिया यानी जीवाणु के द्वारा। जीवाणु, तो जो उस जीवाणु का नाम भी पता होना चाहिए। तो बैसिलस एंथ्रेसिस इसके द्वारा फैलेगा, बैसिलस एंथ्रेसिस। ये एक ऐसा रोग है जो पशु से किस में फैलता हो? मनुष्य में। इस कारण इसे जूनोटिक रोग भी कहते हैं। क्या रोग बोलते हैं इसको? जूनोटिक या तिल्ली बुखार रोग भी बोलते हैं। जूनोटिक या तिल्ली बुखार। ठीक है, इस रोग के नाम से जाना जाता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, ये एक ऐसा रोग है जिससे पशु की मृत्यु हो जाती है, तो डॉक्टर क्या नहीं करते? पोस्टमार्टम नहीं करते। डॉक्टर पोस्टमार्टम नहीं करते। ठीक है, और इसके कारण एक सुल्ड वाटर जो है, ऊन की जो फैक्ट्री में काम करने वाले लोग थे, उनमें भी ये रोग देखा गया था। ठीक है, पशु से मनुष्य या मनुष्य से पशु में फैलने वाला रोग तो किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा। बैक्टीरिया कौन सा है? जीवाणु कौन सा है? बैसिलस एंथ्रेसिस जीवाणु है। अच्छे से ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखें कि भाई छोटी जो पर्ण रोग है यानी लिटिल लिप रोग जो है वो किसकी कमी के कारण होता है? किसी मैग्नीशियम की कमी के कारण, तांबे की कमी के कारण, लोहे की कमी के कारण, यानी जस्ता की कमी के कारण। तो ध्यान रखना, लिटिल लिप जो रोग होते हैं वो किसके कारण होंगे? Zn की कमी के कारण, जिंक की कमी के कारण होने वाले क्या होते हैं? रोग होते हैं। ठीक है, अच्छे से इसको ध्यान रखना, यानी Zn की कमी। कौन सा रोग था? लिटिल लिप रोग, यानी छोटी पत्ती रोग। अगर बैंगन में पूछे तो, बैंगन में पूछ ले आपको, बैंगन में
कि जो छोटी पत्ती रोग है, बैंगन में पूछे छोटी पत्ती रोग, तो ये किसके द्वारा होगा? माइकोप्लाज्मा के द्वारा। यहां पर कोई पोषक तत्व नहीं आएगा, माइकोप्लाज्मा या फिर इसको बोलते हैं फाइटोप्लाज्मा। क्या आएगा? फाइटोप्लाज्मा। यहां अपन ऐसा नहीं बोल सकते कि छोटी पत्ती रोग है, भाई साहब जिंक बताया था सर ने, जिंक नहीं मानेंगे। अगर अपन फलों की बात करेंगे तो जिंक आएगा, परंतु यहां सब्जी पूछे और बैंगन आ जाए और बैंगन में बोले कि छोटी पत्ती रोग किसके कारण होता है, तो छोटी पत्ती माइकोप्लाज्मा या फाइटोप्लाज्मा के द्वारा होगा। ये अच्छे से ध्यान में रखना। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन 23 नंबर का यह है, निम्न में से फल परिरक्षण कौन सा है? यानी फल परिरक्षण कौन सा है, यानी करने वाला रसायन का नाम पूछा है, कौन सा रसायन है? तो ध्यान रखना, सोडियम मेटाबाइसल्फेट, ये 2002 में भी आया हुआ है। जो मैं कल करवा रहा था पेपर, ओल्ड पेपर 2002, उसमें भी आया हुआ था सेम ऐसे। उसमें पूछा था कि रंगीन फलों में किसका प्रयोग करेंगे? फालसा में, तो वहां पे आएगा सोडियम बेंजोएट। यहां पर ये कह रहा है कौन कौन सा? पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, ये किस में? रंगहीन फलों में। इसमें आएगा रंगहीन फलों में। सोडियम क्लोराइड, ये अपन बोल सकते हैं विभिन्न प्रकार के पेय पदार्थों में। सोडियम बेंजोएट कौन से में? रंगीन फलों में। किसमें आएगा? रंगीन फलों में। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? उपयुक्त सभी। क्या आएगा? उपयुक्त सभी आएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। ये कह रहा है सरसों उत्पादन में भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है? यानी राजस्थान का सरसों उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो ध्यान रखना, उस क्वेश्चन 2013 के अनुसार या वर्तमान के अनुसार अभी भी भारत राजस्थान कौन से स्थान पर है? पहले स्थान पर। सरसों उत्पादन करने में जो राजस्थान है वो कौन से स्थान पर है? पहले स्थान पर है। ठीक है, अगर देखें तो सबसे ज्यादा जो सरसों उत्पादन राजस्थान में, सरसों से संबंधित रिसर्च इंस्टीट्यूट भी खोला गया है, यानी सरसों व राई अनुसंधान संस्थान। ये कहां पर है? भरतपुर सेवर में है। कहां पर है? भरतपुर सेवर में है। स्थापना 1994 में हुई थी। ठीक है, यानी सरसों का भारतीय सरसों व राई अनुसंधान जो संस्थान है वो अपना कहां पर है? भरतपुर सेवर में। स्थापना 1994 में हुई। इसके द्वारा अनेक अपन बोल सकते हैं कि सरसों की जो पहली NCR HB 602 वेराइटी निकाली, 101। ठीक है, ये सारी की सारी वेराइटी इसी के द्वारा निकाली गई थी, जो प्रथम क्या है? संकर किस्म है। आगे देखें, ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन जो फ्लड है, ठीक है, वो किससे जुड़ा हुआ है? खाद्य संसाधन से, दूध उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से, मछली से। तो ऑपरेशन फ्लड का नाम सुनते हैं, क्या आएगा? दुग्ध उत्पादन। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किसने की थी? डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने। और इन्हें किसके कारण, इन्हें क्या बोलते हैं? श्वेत क्रांति का क्या बोलेंगे? जनक। क्या बोलेंगे? श्वेत क्रांति का जनक भी कहते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना, दूध उत्पादन से संबंधित था। अगला क्वेश्चन नंबर 26 है कि राजस्थान में सबसे प्रमुख चारा अनाज वाली फसल कौन सी है? चारे के लिए सबसे इंपोर्टेंट, ध्यान रखना, गेहूं, बाजरा, मक्का, ज्वार। तो अपन बोलेंगे चारे के लिए राजस्थान में सबसे ज्यादा जो इंपोर्टेंट होती है वो कौन सी आएगी? बाजरा। ठीक है, कौन सी आएगी? बाजरा। अगला क्वेश्चन, सबसे ज्यादा आनुवांशिक शुद्धता कौन से बीज में होती है? बीज 4 प्रकार के होते हैं, यहां पर नाम भी दे रखा होगा। ठीक है, 3 का ही है, प्रमाणित बीज, आधार बीज, मूल केंद्रक बीज। उपरोक्त में से कोई नहीं। एक होता है, कौन सा आएगा? प्रमाणित आ गया, आधार आ गया, मूल केंद्रक है, प्रजनक बीज। एक और कौन सा होता है? प्रजनक बीज भी होता है। ठीक है, अब सुन लो, प्रमाणित बीज, इस पर जो टैग लगा होता है वो नीले रंग का, और कहते हैं कि इसमें आनुवांशिक शुद्धता है वो प्रमाणीकरण संस्था तय करती है कितनी रखनी है, परंतु कभी भी सबसे ज्यादा नहीं होती है, सबसे कम होती है। और किसानों को दिए जाने वाला, किसानों को
यह बीज उपलब्ध कराया जाता है, उपलब्ध कराते हैं, ये बीज किसानों को दिया जाता है। आधार बीज, इस पर जो टैग होता है वो होता है सफेद रंग का। इसमें जो शुद्धता होती है यानी आनुवांशिक शुद्धता और भौतिक शुद्धता, ठीक है, आनुवांशिक और भौतिक शुद्धता, ये दोनों ही शुद्धता कितनी होती है? 98% होती है, ठीक है। मूल केंद्रक बीज कहते हैं कि इस पर टैग तो नहीं होता परंतु शुद्धता होती है इसमें सबसे ज्यादा, कितनी? 100%, सबसे ज्यादा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या आएगा? मूल केंद्रक बीज। एक और मैंने लिखा प्रजनक बीज। प्रजनक बीज में जो टैग लगा होता है वो सुनहरे पीले रंग का, और इसमें भी जो आनुवांशिक और भौतिक शुद्धता होती है वो कितनी होती है? 100%। ध्यान रखना, मूल केंद्रक बीज से कौन सा बनता है? प्रजनक बीज। प्रजनक से कौन सा बनता है? आधार बीज। और आधार से कौन सा बनता है? प्रमाणित बीज बनता है, ठीक है। अच्छे से ध्यान। तो राइट आंसर क्या आएगा इसका? मूल केंद्रक बीज है। अगला है क्वेश्चन नंबर 28। ये कह रहा है उर्वरक देने की गहरी संस्थापन विधि किस फसल में काम में ली जाती है? पहली बात तो उर्वरक देने की, ठोस उर्वरक देने की विधि है ये। ठोस उर्वरक देने की विधि 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है छिटकवा विधि, एक होती है सहसंस्थापन विधि, एक होती है स्थानीय सहसंस्थापन विधि होती है। तो ये किसका उदाहरण सहसंस्थापन का है? कौन से का है? सहसंस्थापन विधि का है, ठीक है। सहसंस्थापन भी 3 प्रकार की होगी। एक तो हल दूरस्थ, एक होगी गहरी, और एक होती है अपन बोल सकते हैं अधोभूमि। देखो तीनों के बारे में। इसमें हल की सहायता से इस निश्चित गहराई पर ठोस उर्वरक को डाला जाएगा, ठीक है, जिसमें नाइट्रोजन या नाइट्रेट की हानि अधिक होती है। यानी हल की सहायता से निश्चित गहराई पर N2 को डाला जाता है, NO3 को, NO3 माइनस यानी नाइट्रेट को डाला जाता है, जिसके कारण उसकी हानि बहुत ज्यादा होती है। दूसरा होता है गहरी। इसमें क्या होता है? बहुत अधिक गहराई पर ठोस उर्वरक को डाला जाता है, और ज्यादातर इसमें जो डाला जाता है वो NH4+ यानी अमोनिकल उर्वरकों को डाला जाता है, ठीक है। और ये कौन से खेतों में? ये जापान के जो धान के खेत होते हैं वहां पर सबसे ज्यादा अपनाई जाती है। कहां पर? जापान में। और किसके खेत में? धान के खेत में, ठीक है। नाइट्रोजन के साथ साथ में फास्फोरस जो होता है उन उर्वरकों का भी इस विधि के द्वारा क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। अधो, इसमें भी बहुत ही ज्यादा गहराई पर मशीनों की सहायता से बहुत अधिक गहराई पर ठोस उर्वरक को डाला जाता है। तो आपको समझ में आ गई। गहरी की बात करें तो कौन सा आएगा? धान आएगा। क्या आएगा इसका राइट आंसर? धान आएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 29। इसमें कह रहा है आलू की सुसुप्त अवस्था तोड़ने के लिए काम में लेते हैं। तो ध्यान रखना, आलू की सुसुप्त अवस्था तोड़ने के लिए अपन काम में किसको लेते हैं? थायोयूरिया। इसका प्रयोग करते हैं थायोयूरिया। थायोयूरिया का प्रयोग मक्का में भी किया जाता है। अगर मक्का के बीजों को थायोयूरिया से उपचारित करेंगे तो जल्दी अंकुरित हो पाता है, और उसमें अपन बोलेंगे सूखा सहन करने की क्षमता प्रदान या क्षमता मिल जाती है उसे। तो आपको ध्यान रखना, आलू में सुसुप्त अवस्था किसके द्वारा हटाई जाती है? थायोयूरिया के द्वारा हटाई जाती है। अगर ऑप्शन में जिब्रेलिक एसिड भी आता तो उसके द्वारा भी क्या की जाती है? जो होती है सुसुप्त अवस्था हटाई जाती है, परंतु जिब्रेलिक एसिड है नहीं, या तो H2SO4 है, साइटोकाइनिन है, डायन, तो ये तीनों ही नहीं आएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? थायोयूरिया आएगा। अगला कह रहा है भूपरिष्करण से क्या लाभ है? देखो भूपरिष्करण, भूपरिष्करण यानी टीलेज। किसकी बात कर रहा है? टीलेज। पहली बात तो ये टीलेज शब्द दिया किसने? तो टीलेज जो शब्द है वो जेंथ्रोटून है। किसने दिया? जेंथ्रोटून। कब? 1731 में इस शब्द का प्रयोग किया। भूपरिष्करण क्या होता है कि फसल में की जाने वाली सभी अंतःसस्येय क्रियाएं, उनसे क्या फायदा होगा भाई साहब? खरपतवार नियंत्रण भी होता है, नमी संरक्षण भी होता है, और भौतिक दशा में सुधार भी होता है। तीनों काम होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? उपरोक्त सभी आएगा। अगर देखें तो पहले के जो पेपर थे थोड़े इजी भी है, थोड़े हार्ड भी है, सब आज के लेवल के हैं, ऐसी बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर किसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत किसकी खेती करते हैं? तो ओलेरीकल्चर। यहाँ फलों की खेती तो क्या कहलाएगी? पोमोलॉजी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? पोमोलॉजी कहलाएगी। पढ़ा अपन ने फलों की खेती पोमोलॉजी। सब्जियों की खेती, फूलों की खेती क्या कहलाएगी? फ्लोरिकल्चर।
कल्चर कहलाएगी। अंगूर की खेती आपको पता है, विटीकल्चर। क्या कहलाएगी? विटीकल्चर। तो ऑप्शन बचा कौन सा? सब्जी। तो सब्जियों की खेती हमेशा क्या कहलाती है? ओलेरीकल्चर कहलाती है। और ये भी ध्यान रखना, जिन शब्दों के पीछे कल्चर होता है लगभग वो कौन सी ग्रीक भाषा के शब्द, सॉरी लैटिन भाषा के शब्द होंगे, और जिनके पीछे लॉजी या नोमी लगा हुआ है वो लगभग ग्रीक भाषा के शब्द होंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 32, ये कह रहा है गुलदाउदी में प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, तो गुलदाउदी में जो प्रवर्धन होता है, अगर उस हिसाब से देखें गुलदाउदी में, तो क्रोम के द्वारा होता है, सॉरी ग्लेडुलर, उसमें गुलदाउदी में कलम के द्वारा भी होता है और बीज के द्वारा भी होता है, अगर ढंग से देखें तो। क्योंकि 11वीं की जो किताब है उसमें देखते हैं 1 वर्षीय पौधे होते हैं उनमें बीज द्वारा, द्विवर्षीय पौधे उनमें कलम द्वारा, और जो बहुवर्षीय होते हैं उनमें सक्रास के द्वारा। तो तीनों आते हैं। तो इसमें अगर देखें तो बीज भी आ गया और कलम भी आ गया, दोनों ही आ गए। अब इसमें राइट आंसर सबसे ज्यादा दोनों के हिसाब से देखें तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? कलम द्वारा आएगा। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से देखें तो इसका क्या आएगा? कलम के द्वारा बीजों का क्या होता है? इसमें प्रवर्धन, इस पौधे का क्या होता है? प्रवर्धन होता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्न में से कौन से फल का निर्यात किया जाता है? अंगूर, खजूर, किन्नू और बेर। अंगूर शराब बनाने के लिए होता है, खजूर ठीक है जो सूखे जो क्षेत्र है वहां पर ठीक ठाक होता है चुहारा बनाने के लिए, किन्नू ये तो भारत में और लाया गया था, विदेशों से, यूएसए से लाया गया था ये, ठीक है। बेर, तो इसका अगर देखें निर्यात के लिए सबसे ज्यादा, तो वो राइट आंसर इसका क्या आएगा? खजूर आएगा। क्योंकि भारत में जो खजूर देखें तो जो कच्छ का रण है और जो अपन बोले राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है वहां पर खजूर की खेती सबसे ज्यादा होती है, तो उसका निर्यात किया जाता है। क्या किया जाता है? निर्यात किया। अगला देखें कि जाल और सीडलेस किसकी किस्म है? ये क्वेश्चन 2002 में भी आया हुआ है और 2003 में सेम रिपीट हुआ है, ठीक है। तो जाल और सीडलेस पपीता की नहीं है, अनार की, अंगूर की, फालसा की, तो सही आंसर क्या आएगा? अनार आएगा। क्या आएगा? अनार आएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सी फसल का उपयोग रेशा बनाने और खाने के तेल दोनों में किया जाता है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। ऐसी कौन सी फसल है उससे रेशा भी प्राप्त होंगे और खाने का तेल भी? तो सैनई, सैनई का तो रेशा तो है, तेल का पता नहीं होता तेल। अलसी, जूट, जूट से रेशा तो प्राप्त होगा, उसका पता नहीं। कपास, अब कपास का रेशा तो है परंतु उसका तेल कभी खाया नहीं जाता, बस पशुओं को जरूर खिला दी जाए, ठीक है। तो आएगा कौन सा इसका सही आंसर? अलसी। अलसी का रेशा भी प्राप्त करेंगे और उसका उपयोग जो तेल है उसका तेल का उपयोग अपने खाने के लिए, लिनसीड, ठीक है। तो राइट आंसर क्या आएगा इसका? अलसी है। अगला क्वेश्चन आया हुआ है कि मुर्गियों को विटामिन ए की आपूर्ति के लिए देते हैं। तो ध्यान रखना, मुर्गियों में अगर मुर्गियां 3 से 4 सप्ताह की हो जाती है, 4 से 5 सप्ताह की, तो उनको विटामिन ए के रूप में हरा चारा दिया जाता है। क्या दिया जाता है? हरा चारा। और हरा चारा किसका? रिजका है, बरसीम है, इनका दिया जाता है विटामिन ए। कब दिया जाता है? लगभग अपन बोलेंगे 2 से 3 सप्ताह बाद। किसको? चूजू को। चूजू को। मुर्गी वाला जो चैप्टर था उसमें मैंने अच्छे से पढ़ा इसके बारे में, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर क्या आएगा? हरा चारा, ठीक है। अगला, निम्न में से जल अपर्दन से संबंधित है। जल अपर्दन से बूंद अपर्दन, उच्छलन, निलंबन कोई नहीं। उच्छलन और निलंबन ये तो किसके होते हैं? वायु शरण के होते हैं। किसके होते हैं? वायु शरण। कोई नहीं तो नहीं बोल सकते। यहां आ गया बूंद, यानी किसकी बात कर रहा है ये? बौछार शरण की। किसकी बात कर रहा है? बौछार शरण की। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? बूंद अपर्दन। और ये दोनों किसके होते हैं? वायु शरण के होते हैं, ठीक है। चलो और भी बात कर लेते हैं, और कौन कौन से होते हैं जल अपर्दन के। एक तो हो गया बौछार, दूसरा होता है परत, परत शरण, तीसरा होता है रील शरण, और चौथा होता है नंबर 4, वो आता है अवनालिका। कौन सा होगा? अवनालिका शरण। इस प्रकार से 4। इसकी बात करें कि वायु द्वारा उच्छलन, निलंबन, और एक होता है सतह सर्पण। कौन सा होता है? सतह सर्पण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, जिस दूध में वसा नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, जिस दूध में वसा ही नहीं हो
ठीक है, फेट नहीं हो उसको क्या बोलेंगे, टोंड मिल्क। वही इसमें तो होता अपन पड़ा 1.5 3.5 के लमसम, ठीक है। स्किम मिल्क पता नहीं, पाश्चुराइज्ड मिल्क इसमें भी होता है, स्टैंडर्ड मिल्क। इसका राइट आंसर कौन सा आएगा, स्किम्ड मिल्क में। स्किम्ड मिल्क में वसा निकालने के बाद में जो शेष बचा हुआ दूध क्या कहता है, स्किम्ड मिल्क कहलाता है, ठीक है। ये अच्छे से ध्यान में रखना। तो इस पेपर में लगभग इतने ही क्वेश्चन मिले अपने को, 38, 2 क्वेश्चन नहीं मिल पाए, ठीक है। तो ये था जो जेट पेपर 2003 वाला, जिसका मैंने आपको सॉल्यूशन कराया। ये आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा क्या करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।